बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईपीएल के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इनको अच्छे तरीके से करना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे मॉड्यूल को एक तो समराइज़ करते हैं, उसको कम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, और दूसरी बात इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपका फाइनल पेपर भी बनता है। पहला एमसीक्यू है कि ईपीएल एक्सरसाइजेज जो होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, दे आर कंडक्टेड सो डैट अ चाइल्ड कैन लर्न हाउ टू डू लिविंग एक्टिविटीज़ इन पर्पसफुल वे, ताकि वो जो रोज़मर्रा के काम करता है उनको बामकसद बना सके। नंबर टू, द पर्पस एंड एम ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज इज़ टू हेल्प द चाइल्ड gain control in the coordination of his movement, gain independence, adapt to his society, और all of the above। इसका जवाब है ऑल ऑफ द above। के जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज होती हैं इनका पर्पस क्या होता है कि बच्चा गेन कंट्रोल करे, कंट्रोल हासिल कर सके अपने मूवमेंट्स के ऊपर, अपने हाथ पाँव की हरकत को वो कोऑर्डिनेट कर सके, अपने आज़ादी के साथ काम कर सके और अपनी सोसाइटी में और माशरे में, इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर सके। Number three, because practical life exercises are meant to resemble everyday activities, it is important that all material be familiar, real, breakable and functional। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के से मुतशाबे होती हैं, इसलिए ये जितना मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है वो बच्चे के वो होना चाहिए जो वो रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल करता है। नंबर फोर, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज आर also aid in growth and development of child's intellect and concentration, and in turn help the child to develop an orderly way of thinking। प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस बच्चे को उसकी जहनी सलाहियत को, उसकी काबिलियतों को बढ़ाने में मदद देती है, इसलिए और इसके अलावा वो एक ऑर्डरली वे ऑफ एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचने के काबिल बन जाता है। नंबर फाइव, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू फोर ग्रुप्स। चार ग्रुप्स होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज के। पहला प्रिलिमिनरी एप्लीकेशंस होता है, दूसरा अप्लाइड, तीसरा ग्रेस एंड कर्टेसी और चौथा कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। एमसीक्यू नंबर 6, इन द डैश द चाइल्ड लर्न्स द बेसिक मूवमेंट्स ऑफ ऑल सोसाइटीज सच एज पोरिंग, फोल्डिंग एंड कैरिंग। तो ये पोरिंग, फोल्डिंग एंड कैरिंग की एक्सरसाइजेज आपने की हैं, ये किस ग्रुप का हिस्सा हैं? प्रिलिमिनरी ग्रुप का। नंबर 7, इन द डैश the child learns about the care and maintenance that helps everyday life। These activities are, for example, care of a person, care of environment। तो ये जो सेकंड कैटेगरी की एक्सरसाइजेज होती हैं ये किस ग्रुप में आती हैं? अप्लाइड एक्सरसाइजेज, जिसमें केयर ऑफ पर्सन और केयर ऑफ एनवायरनमेंट की एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं। एमसीक्यू नंबर 8, इन द डैश एक्सरसाइजेज द चिल्ड्रन वर्क ऑन द इंटरेक्शन ऑफ पीपल टू पीपल। ऐसी एक्सरसाइजेज कौन सी होती हैं जिसमें बच्चे का दूसरे लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है? ये ग्रेस एंड कर्टेसी की एक्सरसाइजेज होती हैं। एमसीक्यू नंबर 9, इन द डैश एक्सरसाइजेज द चाइल्ड लर्न्स अबाउट हिज ओन मूवमेंट्स एंड लर्न्स हाउ टू रिफाइन हिज कोऑर्डिनेशन थ्रू एक्टिविटीज एज वॉकिंग ऑन द लाइन। तो ये कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें बच्चा अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखता है? वो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। MCQ number 10, it is the directress's task to demonstrate the correct way of doing these exercises in a way that allows the child to fully observe the movements। डॉक्टर मारियो मोंटेसरी कहती है कि if talking do not move and if moving do not talk। अगर आप प्रेजेंटेशन देते वक्त, डेमोन्स्ट्रेशन देते वक्त बात करेंगे तो बच्चा जो है उसकी कंसंट्रेशन आपके मुंह पर, आपके जो मूवमेंट हो रही है लिप्स की, उस पर होगी, और अगर आप उसके बोलने के साथ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी जो हाथों की हरकत हैं वो बच्चा मिस कर सकता है। इसलिए आपने जो भी ब्रीफिंग देनी हो प्रेजेंटेशन से पहले दें या फिर प्रेजेंटेशन के बाद। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, द डायरेक्ट्रेस मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द गोल ऑफ प्रेजेंटेशन इज टू शो द एक्शन सो दैट द चाइल्ड कैन गो एंड रिपीट द एक्टिविटी इन हिज ओन वे। Number 12, during the child's sensitive period between dash, the child is constructing the inner building block of his person। बर्थ और 6 साल की उम्र के दरमियान बच्चा अपनी पर्सनैलिटी की बुनियाद रख रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज ऑल्सो हेल्प्स टू एड द चाइल्ड टू डेवलप हिज कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, हिज बैलेंस एंड हिज ग्रेसफुलनेस इन हिज एनवायरनमेंट एज वेल एज हिज नीड टू डेवलप
पावर ऑफ बीइंग साइलेंट। मॉन्टेसरी में ना सिर्फ बच्चे को बोलचाल सिखाई जाती है बल्कि उसको चुप रहना भी सिखाया जाता है। Number 14. In order to allow the child to fully finish the exercises and therefore finish the full cycle of the activity, the material must be complete. अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एक एक्सरसाइज को पूरे तरीके से शुरू से आखिर तक करे तो उसके लिए मटेरियल को कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 15. ड्रॉपर जो है वो कौन सी एक्सरसाइजेस का हिस्सा है? हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस का। गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बॉटल टॉप, होल्डिंग अ स्पून, फोल्डिंग अनफोल्डिंग ऑफ मैट, साइलेंस गेम। तो होल्डिंग ऑफ स्पून जो है वो बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज है। नंबर 17. टर्निंग पेजेस, ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जी? ये हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज। गुड। नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइज? इसमें फनल एक्सरसाइज जो है वो हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइज है। नंबर 19. स्टैंडिंग इन अ क्यू इज एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच कैटेगरी ऑफ ईपीएल? स्टैंडिंग इन अ क्यू, जब कतार में खड़े होते हैं तो ये बच्चा इसमें दूसरे बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है। इसका मतलब है ये ग्रेस एंड कर्टिसी की एक्सरसाइज है। नंबर 20. टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न हाउ टू ड्रेस एंड अनड्रेस देमसेल्फ, डैश फ्रेम्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑन विच ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स फास्टनर्स कैन बी फाउंड। बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि वो अपने कपड़े खुद पहन सके, ड्रेसिंग फ्रेम्स मॉन्टेसरी मटेरियल में शामिल होती हैं जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के फास्टनर्स, बटन लगे होते हैं, हुक्स लगी होती हैं। नंबर 21. पॉलिशिंग ऑफ शूज़ पर्सनल केयर की एक्सरसाइज है। गुड। नंबर 22. ग्रेस एंड कर्टिसी की एक्सरसाइज इनमें से कौन सी है? ग्रीटिंग गेस्ट, यूज़ ऑफ थैंक यू, स्नीजिंग एंड कफिंग। ये सारी जो हैं वो ग्रेस एंड कर्टिसी की एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 23. वीडिंग एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ विच कैटेगरी? केयर ऑफ एनवायरनमेंट। वीडिंग क्या होती है? जो हम फूल पौधे लगाते हैं उनकी जब जो दाएं बाएं जड़ी बूटियां निकल आती हैं, घास फूस निकल आती है, उनको जो साफ़ करना होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं, और ये एनवायरनमेंट की केयर की एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 24. साइलेंस गेम एंड वॉकिंग ऑनलाइन, ये कंट्रोल ऑफ मूवमेंट कैटेगरी की एक्सरसाइजेज। Number 25. One of the indirect aim of pouring beans from one jug to another jug is, बीन्स को, ड्राई सब्सटेंस को एक जग से दूसरी जग में डालने का मकसद आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है। गुड। नंबर 25. कंट्रोल ऑफ एरर इन कटिंग अलोंग अ लाइन इज कटिंग इरेगुलरली। जब आप कैंची से काट रहा होता है बच्चा या आप काट रहे होते हैं तो इसमें कंट्रोल ऑफ एरर क्या है? कंट्रोल ऑफ एरर है कि जो गलती आपने नहीं करनी, तो कटिंग इरेगुलरली, गलत तरीके लाइन से हट कर काटना, ये इसकी गलती है। नंबर 27. सजेस्टेड एज फॉर कैरिंग आउट फनल एक्सरसाइज इज 3 years. गुड। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रशिंग टीथ एक्सरसाइज। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो तमाम चीज़ें जो प्रेजेंटेशन के दौरान आपने इंश्योर करनी होती हैं कि बच्चा वो काम करे। इसमें क्लीनिंग और शाइनिंग टीथ, फ्रॉस्टी माउथ, फ्रेश ब्रेथ होनी चाहिए, यूजेज ऑफ टूथपेस्ट, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारे काम आपने ब्रशिंग टीथ एक्सरसाइज में करवाने होते हैं। नंबर 29. इनडायरेक्ट एम ऑफ कॉम्बिंग और ब्रशिंग हेयर एक्सरसाइज, इसका कोई इनडायरेक्ट एम कोई नहीं है। नंबर 30. डायरेक्ट एम ऑफ डूइंग द वॉकिंग ऑन द लाइन एक्सरसाइज इज ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। नंबर 31. एक्सरसाइज ऑफ टेबल मैनर्स इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी? टेबल मैनर्स में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन आ जाता है, तो ये भी ग्रेस एंड कर्टिसी की एक्सरसाइज है। नंबर 32. पॉलिशिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन इनडोर एक्सरसाइज, तो ये आउटडोर एक्सरसाइज नहीं है, फॉल्स आ गया। एंड द लास्ट ऑफ द MCQs इज डायरेक्ट एम ऑफ साइलेंस गेम। साइलेंस गेम, चुप रहने वाली गेम का मकसद क्या होता है? डायरेक्ट टीचिंग सेल्फ कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच।